बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फार्माकोडायनेमिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर फार्माकोडायनेमिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इस तरह हमारी जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर 4 वीडियोस हो चुकी है। ये सारी वीडियोस आपको फार्माकोलॉजी फ्लो चार्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। फार्माकोडायनेमिक के अंदर हम ड्रग के बॉडी के ऊपर एक्शन को स्टडी करते हैं और सिंपली स्पेशल फार्माकोलॉजी के अंदर आप ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, क्लिनिकल इफेक्ट को, थेरापेटिक इफेक्ट को, टॉक्सिसिटी को पढ़ते हो। ये सारी फार्माकोडायनेमिक होती है। तो फार्माकोडायनेमिक वाले चैप्टर के अंदर यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पढ़नी है, रिलेशनशिप पढ़ना है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर रेगुलेशन पढ़नी है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 होते हैं, रिसेप्टर और इफेक्टर। रिसेप्टर और इफेक्टर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत सारे सिग्नलिंग मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जो रिसेप्टर होते हैं वो इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं या मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर भी हो सकते हैं जिनके पास एंजाइमिक एक्टिविटी होती है। लाइक जो इंसुलिन का होता है, या मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं जो कि टायरोसिन काइनेस एंजाइम को बाइंड करते हैं इंट्रासेलुलर डोमेन के ऊपर। या लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं, आइनोट्रोपिक होते हैं, मेटाबोट्रोपिक होते हैं, या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं। तो ये रिसेप्टर इफेक्टर रिलेशनशिप को कोड करते हैं। इसके बाद आता है जो रिलेशनशिप, ठीक है। डोज रिस्पॉन्स कर्व्स, जो डोज रिस्पॉन्स कर्व्स होते हैं वो आपने 3 पढ़ने हैं। पहला ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स, दूसरा ग्रेडेड डोज बाइंडिंग रिस्पॉन्स कर्व, तीसरा क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व है। फिर आपने एगोनिस्ट पढ़ना है। एगोनिस्ट के टाइप्स है। एगोनिस्ट 5 कैटेगरी के होते हैं, फुल, पार्शियल, बाइस्ड, न्यूट्रल और इनवर्स एगोनिस्ट। जबकि एंटागोनिस्ट मेनली 3 कैटेगरी के होते हैं, फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और केमिकल। जो फार्माकोलॉजिकल होते हैं 2 टाइप के होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। जो कॉम्पिटिटिव इनका रिवर्सिबल, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव को भी 2 में डिवाइड करते हैं, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक। हमने इस सबको इस चैप्टर के अंदर कवर करना होता है। ओके, जो डोज रिस्पॉन्स कर्व्स हैं इससे हमें एफिकेसी, पोटेंसी, स्पेयर रिसेप्टर और सेफ्टी का पता चलता है। सेफ्टी को पता चलाने के लिए हम मजीद 2 फैक्टर को यूज़ करते हैं। पहला थेरापेटिक इंडेक्स है, दूसरा थेरापेटिक विंडो है। तो स्टार्ट करते हैं हम रिसेप्टर से। तो रिसेप्टर ऐसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो कि ड्रग से इंटरेक्शन करते हैं। जब इंटरेक्शन करते हैं तो ये सिस्टम के फंक्शन में कोई ना कोई चेंज ले आएगी, या तो फंक्शन को बढ़ा देगी या फंक्शन को कम कर देगी। अगर ड्रग रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है तब उसको एगोनिस्ट बोलते हैं। अगर ड्रग रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करती, इनहिबिट कर देती है, तब हम उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। रिसेप्टर के पास 3 फीचर्स होते हैं। पहला सिलेक्टिव नेचर, सिलेक्टिव है। दूसरा इनका क्या नेचर होती है, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। तीसरा मॉडिफाइबल प्रॉपर्टी है। पहला सिलेक्टिव प्रॉपर्टी। सिलेक्टिव प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकुलर लाइगेंड के लिए पार्टिकुलर होते हैं जिसकी वजह से स्पेसिफिसिटी आ जाती है। इसके बाद मॉडिफाइबल होती है, यानी ड्रग अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो रिसेप्टर के फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाएगी। लाइक अगर ड्रग एगोनिस्ट है तो रिसेप्टर का फंक्शन बढ़ जाएगा, अगर ड्रग एंटागोनिस्ट है तो रिसेप्टर का फंक्शन कम हो जाएगा। तो नेचर मोस्टली जो रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग के रिसेप्टर है वो न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं या लिपिड इन नेचर भी होते हैं। ठीक हो गया। तो मोस्टली वैसे प्रोटीन होती है, लेकिन कुछ एंजाइम भी है, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। जो रिस्पॉन्स होता है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर या फार्माकोलॉजी का रिस्पॉन्स होता है वो ड्रग रिसेप्टर कॉम्बिनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या कॉम्बिनेशन है वो आर ए स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आर ए का मतलब है एक्टिवेटेड स्टेट और आर का मतलब है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं फैक्टर की तरफ। फैक्टर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के मैसेज को सेलुलर एक्टिविटी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, यानी ड्रग ने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लिया, फिर आगे सेलुलर एक्टिविटी कराने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इफेक्टर होते हैं। बाज़ औक़ात इफेक्टर एंजाइम होते हैं और बाज़ औक़ात इफेक्टर इस रिसेप्टर का ही पार्ट होते हैं। एंजाइम के अंदर एग्जांपल होती है एडिनालाइल साइक्लेस की, और रिसेप्टर के अंदर टायरोसिन काइनेस है और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल होता है। तो जो टायरोसिन काइनेस इफेक्टर है ये इंसुलिन रिसेप्टर का पार्ट होता है, जबकि सोडियम पोटेशियम चैनल है ये इफेक्टर पार्ट होता है किसका, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का। तो कभी कभार जो इफेक्टर होते हैं वो रिसेप्टर से डिफरेंट होते हैं, लेकिन कभी कभार इफेक्टर रिसेप्टर का ही पार्ट हो जाती है। अब हम डोज रिस्पॉन्स कर्व्स को देख लेते हैं। तो जो डोज रिस्पॉन्स कर्व्स होती है वो 3 टाइप की होती है, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, ग्रेडेड डोज बाइंडिंग कर्व और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व होती है। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व के अंदर आप 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ते हो। पहला कि ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है और रिस्पॉन्स क्या है, यानी जैसे जैसे आप ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिस्पॉन्स भी बढ़ता रहता है। इसको ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स बोलते हैं। ग्रेडेड डोज बाइंडिंग के अंदर जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिसेप्टर और ड्रग का कॉम्प्लेक्स वो बढ़ता रहता है, तो उसको बोलते हो ग्रेडेड डोज बाइंडिंग रिलेशनशिप। और इसके बाद क्वांटल डोज है। क्वांटल डोज के अंदर आप डोज को बढ़ाते हो और डोज को बढ़ाने के बाद जो गिवन फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनके अंदर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसको क्वांटल डोज रिस्पॉन्स बोलते हैं। जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व है इस केस में जो ई मैक्स होता है, मैक्सिमम एफिकेसी होती है या मैक्सिमम एक्टिविटी होती है,
या मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो एफिकेसी को इंडिकेट करता है, यानी जो ई मैक्स होती है वो एफिकेसी है, जबकि पोटेंसी वो EC50 से मेजर की जाती है, ठीक है। जबकि ग्रेडेड डोज के अंदर जो बी मैक्स होती है वो ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग से मॉनिटर की जाती है, जबकि के डी एफिनिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि क्वांटल डोज रिलेशनशिप से हमें मीडियन वेरिएबल मिलते हैं, लाइक ED50, TD50, LT50। ED50 का मतलब है इफेक्टिव डोज कंसेंट्रेशन, TD50 का मतलब टॉक्सिक डोज कंसेंट्रेशन, LT50 का मतलब है लीथल डोज कंसेंट्रेशन। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व हमें ये बताएगा कि जैसे जैसे डोज बढ़ाएगी तो ड्रग का इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट बढ़ता रहेगा। इसी तरह इसके अंदर ग्रेडेड डोज बाइंडिंग कर्व के अंदर ये पता चलेगा कि जैसे जैसे डोज बढ़ाएगी तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता रहेगा और रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। और इसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि जैसे ही डोज बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्ट आना ज़्यादा आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, एफिकेसी और पोटेंसी। इसका डिफरेंस आना चाहिए। जो एफिकेसी होती है ये मैक्सिमम इफेक्ट होता है, लार्जेस्ट इफेक्ट होता है जो एक पार्टिकुलर ड्रग से अचीव किया जाएगा, चाहे जितनी मर्जी उसकी कंसंट्रेशन है, डोज है, तो उसको एफिकेसी बोलते हैं। यानी एफिकेसी डोज के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इफेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। जबकि पोटेंसी के अंदर क्या होता है, इफेक्ट सेम होता है, गिवन इफेक्ट के लिए जितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है तो उसको पोटेंसी बोलते हैं। जो एफिकेसी है वो ड्रग की, रिसेप्टर की और इफेक्टर की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जो पोटेंसी है वो रिसेप्टर की एफिनिटी और नंबर ऑफ रिसेप्टर अवेलेबल उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, जो एफिकेसी होती है वो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से निकाली जाती है, लेकिन क्वांटम से मेजर नहीं कर सकते। जो पोटेंसी होती है वो दोनों से मालूम कर सकते हैं। मैथमेटिकली देखें तो जो एफिकेसी है उसको ई मैक्स से शो करती है, जबकि पोटेंसी को EC50, जो कि EC50 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम इसके बाद स्पेयर रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अब होता ये है कि सपोज 100 रिसेप्टर है, लेकिन ड्रग ने अभी 90 रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया है, लेकिन 90 रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद 100% इफेक्ट आ गया है। तो जो बाकी रिसेप्टर बच जाते हैं जो ड्रग को बाइंड नहीं करते, जब ड्रग की कंसंट्रेशन फुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर चुकी है तो उसको स्पेयर रिसेप्टर कहते हैं। यानी स्पेयर रिसेप्टर के अंदर बी मैक्स बड़ा होगा और KD50 ज़्यादा होगा। मैकेनिज्म ये होता है कि बाज़ वक़्त जो इफेक्टर एक्टिवेशन है उसका ड्यूरेशन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन से ज़्यादा होता है। यानी ड्रग और रिसेप्टर इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते जितना इफेक्टर एक्टिवेट हो रहा है, और बाज़ वक़्त रिसेप्टर इतने ज़्यादा होते हैं जितने इफेक्टर नहीं होते। फॉर एग्जांपल 100 रिसेप्टर है और 90 इफेक्टर है, तो 90 इफेक्टर अपना मैसेज कर देंगे और 10 रिसेप्टर स्पेयर आएंगे। सिग्निफिकेंस ये है कि ये एगोनिस्ट के लिए सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्रग रिस्पॉन्स इंटरेक्शन होगा, यानी जितना ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है वो नंबर ऑफ रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रिसेप्टर अवेलेबल है। इन शॉर्ट जो स्पेयर रिसेप्टर होती है सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। अब हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को पढ़ लेते हैं। एगोनिस्ट ऐसी ड्रग होती है जो रिसेप्टर पे बाइंड करती है और रिसेप्टर की एक्टिवेशन करा देती है। अब एगोनिस्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देती है, फुल, पार्शियल, न्यूट्रल, इन्वर्स, और इसके अलावा बाइस्ड एगोनिस्ट भी होते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। जो फुल एगोनिस्ट होते हैं ये फुली इफेक्टर सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन जो पार्शियल होते हैं फुली एक्टिवेट नहीं करते, फुल से थोड़ा सा कम करते होते हैं, सब मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है। न्यूट्रल एंटागोनिस्ट असल में ये होता है कि जब पार्शियल एगोनिस्ट और फुल एगोनिस्ट दोनों एक साथ दे रही है तो पार्शियल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट के लिए एंटागोनिस्ट बन जाते हैं, यानी उनके लिए ये रिसेप्टर का ऑक्यूपाई कर देते हैं। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है और कुछ बुक्स ये कहती है कि जो न्यूट्रल एंटागोनिस्ट होते हैं ये एक्टिवेटेड और इनएक्टिव स्टेट दोनों पे जाके बाइंड करते हैं और ये आगे एगोनिस्ट को बाइंड नहीं करने देते। तो कुछ बुक्स ये कहती है। जबकि इन्वर्स एगोनिस्ट ऐसी ड्रग होती है जो नॉन एक्टिवेटेड या नॉन एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगी और उस रिसेप्टर की एफिनिटी को कम कर देगी। फॉर एग्जांपल कि अभी रिसेप्टर के साथ ड्रग ने बाइंड नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ रिसेप्टर के अंदर एक्टिविटी होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी होती है। फुल एगोनिस्ट 100 पे ले आते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट 100 से नीचे लेके आते हैं। जो एंटागोनिस्ट होते हैं उनका कोई ऐसा कुछ एफिनिटी होती है लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन जो इन्वर्स एगोनिस्ट होते हैं इनकी एक्टिविटी 0 पे लेके चले जाते हैं। ओके, जो फुल एगोनिस्ट है इनकी एफिनिटी RA के लिए ज़्यादा होती है, पार्शियल के लिए भी RA की लेकिन रिलेटिवली कम होती है फुल से। न्यूट्रल के अंदर RA और RI बराबर होते हैं, जबकि इन्वर्स में RI ज़्यादा होता है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी 100% होती है, इसमें 100% से कम होती है, इसमें 0 होती है और इसमें हम कह सकते हैं कि 0 से भी नीचे आ जाती है या 0 पे आ जाती है। एग्जाम्पल है इसकी फिनाइलिफ्रीन। पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर एरिप्राजोल है डी रिसेप्टर के लिए, और यहाँ पे नैलोक्सोन आती है न्यूट्रल एंटागोनिस्ट के अंदर, जबकि इन्वर्स एगोनिस्ट के अंदर एंटीहिस्टामिन ड्रग आ जाती है। अब आ रही है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की। तो जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं उनको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फार्माकोलॉजिकल है,
सॉरी, जो एंटागोनिस्ट है वो 3 है, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल होते हैं, ओके, तो जो फिजियोलॉजिकल होते हैं ये डिफरेंट रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो रिस्पॉन्स होता है या इफेक्ट होता है वो अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, जो इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का डिफरेंट होता है, हिस्टामिन का और एपिनेफ्रिन का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। केमिकल के अंदर जो एंटागोनिस्ट होता है वो ड्रग के साथ बाइंड कर लेता है और ड्रग को आगे रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करने देता। फॉर एग्जांपल, टाइमर कैप्रोल लेड के लिए होती है और प्रेलिडॉक्सिम आयरन के लिए होती है। सॉरी, प्रेलिडॉक्सिम आयरन के लिए नहीं, ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए होती है, और आयरन के लिए डिफ्रॉक्सामिन होती है। अब बारी है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की। तो जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव को रिवर्सिबल, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव को मजीद दो में डिवाइड कर देती है, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक है। ये बिल्कुल वही है जो आपने एंजाइम इनहिबिटर का पढ़ा था। तो जो कॉम्पिटिटिव या रिवर्सिबल होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है? तो कॉम्पिटिटिव या रिवर्सिबल ऐसे फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हैं जिनकी इफेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं जब हम सबस्ट्रेट की या एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर ऐसा नहीं होता। लेकिन जो इरिवर्सिबल होती है ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करते हैं, जिसको रिसेप्टर बाइंडिंग साइट कहते हैं। लेकिन जो एलोस्टेरिक होते हैं ये रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के अलावा किसी दूसरी साइट के ऊपर जाके बाइंड करते हैं। जो कॉम्पिटिटिव है इनका ई मैक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये की एम को बढ़ा देते हैं, या हम कह सकते हैं कि EC50 को बढ़ा देते हैं या पोटेंसी को कम कर देते हैं। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव का पोटेंसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, ई मैक्स को कम कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल है फ्लोमाजेनिल, जबकि इरिवर्सिबल के अंदर फिनॉक्सीबेंजामीन आती है, एलोस्टेरिक के अंदर पिक्रोन आ जाती है, जो कि गाबा लिंक्ड क्लोराइड चैनल को ब्लॉक कर देती है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स मीडियन टॉक्सिक डोज और मीडियन इफेक्टिव डोज इसका रेशो होता है, यानी TD50 और ED50 का रेशो होता है, या आप LD50 ओवर ED50 का रेशियो भी कह सकते हो। ये ड्रग की सेफ्टी को मॉनिटर करता है, यानी ऐसे ड्रग जिनका थेरापेटिक इंडेक्स कम होता है, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा टॉक्सिक होती है, रिलेटिवली लेस सेफ होती है, तो इनकी बार बार मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल वारफेरिन है, थियोफाइलिन है, डाइजॉक्सिन होती है और लिथियम होती है। तो ऑलमोस्ट हमने फार्माकोडायनेमिक वाले चैप्टर को या इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।